हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पेडागॉजी का सीरीज़ शुरू करी है और आज हम बात कर रहे हैं आदर्शवाद पे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइडियलिज्म। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा परिचय जानते हैं कि आदर्शवाद जो है प्राचीन पश्चिमी दर्शन है। ठीक है, यह पश्चिमी दर्शन का वह विद्यालय है जो मानता है, अच्छा क्या मानता है आदर्शवाद, कि यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा बनाया गया है, कि जो हमारा पूरा का पूरा जो हमारी सृष्टि है, ब्रह्मांड, ये सब किसने बनाया है? भगवान ने। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत मतलब आप लोग, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं जो आध्यात्म में होते हैं। वह जो जगत है, ये भौतिक जगत जो है, भौतिक मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ें, उससे ज़्यादा क्या माना है इन्होंने? श्रेष्ठ माना है। तो ये मानते हैं ईश्वर जो है परम सत्य है और आत्मा ईश्वर का अंश है, यानी कि आत्मा परमात्मा में विश्वास रखता है। कौन? आइडियलिज्म, हिंदी में कहें तो आदर्शवाद। साथ ही साथ मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, जो नैतिक नियमों द्वारा प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है, मानव जो हमारा है जीवन, इसमें हमें कुल मिला के करना क्या है? आत्मा परमात्मा का मिलन एक दिन होना है, ऐसा मानना है आइडियलिज्म का। साथ ही साथ क्योंकि ये बात करता है कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्यता को स्वीकार करता है, तो ये नैतिक नियमों द्वारा क्या होता है, कहता है ईश्वर प्राप्त होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि अगर आप बहुत जगहों पे ऐसा मानना है कि अगर आपको ईश्वर को पाना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी या इस तरीके से कुछ। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ों को क्या करता है? बिलीव करता है। कौन? आइडियलिज्म। इसके बाद बात करते हैं आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन है। देखिए आदर्शवाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो। आदर्शवाद के अन्य प्रमुख प्रतिपादक जो हैं उनका भी इसमें नाम दिया गया। देखिए ये हैं प्लेटो, देख लीजिए कितने स्मार्ट हैं। तो आगे बात करते हैं आप। सुकरात, कांट, एम के गांधी, हेगेल, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, अरविंदो घोष, साथ ही साथ ग्रीन, राधाकृष्ण, फिचे, स्वामी दयानंद सरस्वती, बार्कले, फ्रोबेल, स्पिनोजा, डेस्कार्टेस। तो मेरे को एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, डेस्कार्टेस काफ़ी लोगों ने सुनी होगी, इन्होंने थ्योरम भी दी थी अपनी। बात करते हैं सुकरात की, तो सुकरात भी आपने नाम सुना हुआ है, कांट भी सुना हुआ है। एम के गांधी, देखिए ये अब कुछ कुछ कोटेशंस तो ऐसी आ रही हैं जो हमारे सिलेबस में अलग से डाला ऑलरेडी गया है, जैसे एम के गांधी है और अरविंदो घोष हैं। ठीक है, तो ये स्वामी विवेकानंद है, तो ये हमें याद रखने हैं। किसके अंदर थे? सबके सब आदर्शवाद के अंदर। अब बात करते हैं आगे, ये है प्लेटो। ठीक है, आदर्शवाद के मौलिक सिद्धांत, इसका आखिरकार सिद्धांत क्या है? यह ब्रह्मांड ईश्वर द्वारा बनाया गया है, आदर्शवादियों का मानना है। देखिए आदर्शवादी आध्यात्म में भरोसा करते हैं, साथ ही साथ ये मानते हैं कि ये आध्यात्म का जो संसार है वह भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, यानी कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं मेडिटेशन को। ठीक है, और आत्मा परमात्मा के मिलन को। मनुष्य संसार की सर्वोत्तम रचना है। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। साथ ही साथ मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। कहने का मतलब ये आपका देखिए फाइनल गोल जो है किसी का भी, वो क्या है? खुद से मिल पाना। ठीक है, आत्मबोध के लिए सत्य, सच्चाई और अच्छाई और सुंदरता आवश्यक है। ठीक है, मतलब अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराना है, एक्चुअलाइजेशन कराना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रूथफुल होना, आपका अच्छा होना, और इसी को वो सुंदरता मानता है। देखिए यहाँ पे जो एस्थेटिक की बात कर रहा है, सुंदरता की बात कर रहा है, वो सच्चाई और अच्छाई से है। आगे बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ यहाँ पे एजुकेशन के क्या है? अंतिम उद्देश्य आत्मा और ईश्वर के रूप को जानना है, यानी कि अंतिम जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? आत्मा या ईश्वर के रूप को पहचानना, जानना। इसे मानने के लिए मनुष्य को 4 चरण पार करने पड़ते हैं। इन्होंने माना है कि से अगर आपको ईश्वर से मिलना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो आपको 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि हैं प्राकृतिक स्व का विकास करें, यानी कि स्व का विकास करने का, प्राकृतिक स्व का विकास करने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए आप अपने अंतर से, अंतर्मन से इंटरनलाइजेशन कीजिए। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कीजिए। इसके बाद बात करते हैं सामाजिक स्व का विकास करें, मतलब सामाजिक स्व का विकास करने का मतलब ये है सोशल मैच्योरिटी को लाना। इसके बाद है बौद्धिक स्व, यानी कि अपनी बौद्धिक स्तर पे मेडिटेशन के स्वरूप में कैसे आप रह सकते हैं। इसके बाद है आध्यात्मिक विकास। ठीक है, यानी कि अपने अंदरूनी मन को काम में रखते हुए क्या करना है आपको? कामली काम करके, पेशेंसफुली काम आपको करना है, और क्या रखना है? आध्यात्मिक विकास जिससे आपका हो। तो आगे बात करते हैं सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन
एवं प्रसारण। यानी कि देखिए, जो आपकी संस्कृति है वो आपकी एक तरीके से धरोहर है, विरासत है, तो उसको क्या करना, संरक्षित करना। संरक्षित करने का मतलब यहाँ पे यही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को पहुँचाना। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग सभी यूटेट और उत्तराखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप लोग सभी उत्तराखंडी, आपको पता है उत्तराखंड का कल्चर है, यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें पहनी जाती हैं, खाई जाती हैं, तो ये इसी तरीके की चीज़ें, ठीक है। इसका क्या करना, संरक्षण करना, और प्रसारण करना मतलब इसे फैलाना। सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता का एहसास, इसमें सुंदरता से अभिप्राय सच्चाई, अच्छाई और अपने अंतर मन को जान लेने से ही है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा का पाठ्यक्रम, यानी कि करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले है बौद्धिक गतिविधियाँ, फिर है नैतिक गतिविधियाँ, फिर है सौंदर्यपरक गतिविधियाँ। अच्छा, बौद्धिक गतिविधियाँ क्या हैं, गणित, भाषा, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, जिनमें क्या करें, हम बुद्धि का प्रयोग करके काम करते हैं। नैतिक गतिविधियाँ हैं आपकी धर्मशास्त्र, नैतिकता, आध्यात्मिक विषय, ठीक है, जिसमें हम खुद से जुड़ने की कोशिश करते हैं, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं सौंदर्यपरक गतिविधियाँ। देखिए, सौंदर्यपरक गतिविधियाँ क्या हैं, जिसमें आपको सौंदर्य की अनुभूति होने लगे। जैसे कि कला, आपने ध्यान दिया होगा, अगर कोई इंसान बहुत अच्छी ड्राइंग करता है ना, तो अपने हाथों से उस पर क्या भर देता है, चित्र पे जान भर देता है। दूसरा है संगीत। देखिए, अगर कोई बहुत मधुर गाता है तो सामने वाले के दुख को भी दूर कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान खाली बस रैप गाए जा रहा है, और रैप भी इतना डरावना कि वो सुरीला भी नहीं होता है। तो देखिए, संगीत भी दो तरीके का है इसमें। तो और कई बार क्या होता है कि किसी रैप में मज़ा भी आ रहा होता है। तो संगीत की खूबसूरती क्या है, ये भी क्या है, आपकी समझने पे है, सौंदर्य पर खूबसूरती है, ठीक है। तो यहाँ पर को बौद्धिक परिस्थिति या गतिविधियाँ, साथ ही साथ नैतिक तथा सौंदर्यपरक, तीनों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। इसके बाद आगे बात करते हैं शिक्षण के तरीके, यानी कि यहाँ पे बात करते हैं आप कह सकते हैं मेथड्स और टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। तो पहला है, आदर्शवादियों ने शिक्षण को कोई विशिष्ट या निश्चित पद्धति नहीं अपनाई है। इन्होंने देखिए कोई एक फिक्स क्राइटेरिया नहीं पकड़ा कि इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कई तरीकों की वकालत की। वे स्वयं को विधियों का निर्माता समझते हैं, ना कि किसी विशेष विधि का गुलाम। वो सोचते हैं कि यार, आप खुद कंस्ट्रक्टर हैं आपकी विधि के, आपके मेथड के, आपकी चीज़ों के। आप किसी चीज़ के गुलाम नहीं हैं कि आप उसे फॉलो करते आएंगे, ठीक है। आदर्शवादी शिक्षण की निम्नलिखित विधियां बताते हैं। और देखिए, आदर्शवादी शिक्षण की अलग अलग विधियां बताते हैं। कौन कौन सी, निर्देश विधि। निर्देश विधि किसने दी, हर्बर्ट ने दी। इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, हर्बर्ट ने इसके अलावा क्या क्या दिया। क्या हर्बर्ट ने पंचवर्षीय प्रणाली दी थी क्या, अगर दी थी तो क्या नाम थे उसके, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसके बाद है वार्तालाप विधि, जो कि प्लेटो ने दी। इसके बाद है तार्किक विधि, जो कि हेगेल ने दी। इसके बाद है अभ्यास और दोहराव विधि, प्रैक्टिस और रेपिटेशन भी कह सकते हैं, पेस्टोलॉजी ने दी है। इसके बाद है प्लेवे मेथड, जो कि फ्रॉबेल ने दी है। ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए किंडरगार्टन किसने दी। इसके बाद बात करते हैं आगनात्मक और निगनात्मक विधियाँ, जो कि अरस्तु ने दी। ये सारे इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये सभी सभी क्या हैं, आइडियलिज्म के अंदर कहीं ना कहीं से हैं। आगमनात्मक और निगमनात्मक क्या होता है, इंडक्शन एंड डिडक्शन मेथड, किसने दी, अरस्तु ने दी, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है अनुशासन और आदर्शवाद। देखिए, डिसिप्लिन क्या बताया, डिसिप्लिन एंड आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद जो है किसकी बात करता है, आंतरिक अनुशासन में विश्वास रखता है। यानी कि अनुशासन क्या होना चाहिए, आपके अंदर से होना चाहिए, ना कि बाहरी स्वरूप से अनुशासन दिया जाए। दूसरी बात है, बच्चे की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। देखिए, इसने क्या है, देखिए नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद क्या कहता था कि बच्चे को खुला छोड़ दीजिए, उसकी स्वतंत्रता को आप मत पकड़िए, उसमें प्रतिबंध मत लगाइए। जबकि आदर्शवाद उसका उल्टा कह रहा है कि बच्चे की स्वतंत्रता पर क्या लगाना चाहिए, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। मानव व्यवहार पर प्रशंसा और दंड जैसे बाहरी नियंत्रण की बजाय आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ, बाहरी चीज़ों में और मटेरियलिस्टिक चीज़ों में थोड़ा कम। ये बात करता है इंटरनलाइजेशन की, अंदर की, खुद के मिलने से इंसान के, ठीक है। तो बाहरी नियंत्रण के बजाय आंतरिक नियंत्रण पे क्या है, इसका ज़्यादा विचार है। इसके बाद है प्रभाववादी अनुशासन पर जोर दें। मतलब जो आपका जो डिसिप्लिन है वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षक और आदर्शवाद की, यानी कि टीचर एंड आइडियलिज्म। तो शिक्षक की भूमिका सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण है, यानी कि आप कह सकते हैं ऑटोक्रेटिक टाइप का इसको बना दिया गया। टीचर क्या है इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षक नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास में सहायता करता है। शिक्षक जो है वो मॉरल एज वेल एज आपका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। इसके बाद है शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया की धुरी केंद्र है, यानी कि शिक्षक क्या है, सेंटर है। टीचर इज द सेंटर ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है।
टीचर को ही क्या मान दिया गया है, सेंटर मान दिया गया है, जबकि रियल लाइफ में क्या करना चाहिए और अभी जो हमारी एजुकेशन प्रणाली है किस पे कार्यरत है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए, क्या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 2, ऑटोक्रेटिक। ऑप्शन नंबर 3, डेमोक्रेटिक। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय आदर्शवाद में शिक्षक को 3 देवताओं यानी कि त्रिदेव के समान माना गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस में शिक्षक को, कौन से आदर्शवाद या फिर आपका प्रकृतिवाद, किस में क्या है कहा गया है ऐसा कि शिक्षक क्या है, त्रिदेव देवताओं के समान है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इसमें एक लाइन और है, शिक्षक उस माली की तरह है जो पौधे के विकास के लिए बगीचे में काम करता है। ठीक है, तो टीचर क्या है, एक तरीके से गार्डनर की तरह काम करता है एक बगीचे में। ठीक है, ये कहा गया है फ्रोबेल के द्वारा। फ्रोबेल ने कौन सी मेथड दी थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। बात करते हैं स्कूल और आदर्शवाद यानी कि स्कूल एंड आइडियलिज्म। तो आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय ही नियमित एवं प्रभावी शिक्षा का एकमात्र स्थान है। देखिए, आदर्शवाद जो है ना समयबद्ध है, बड़ा डिसिप्लिन के बारे में भी बड़ी बात करता है। अभी तक हमने जितने पढ़े थे उनमें ऐसा कुछ नहीं था, उनमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में ज़्यादा थी, बच्चे की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। यहाँ क्या है कि टीचर क्या है, बहुत बड़ा मुख्य रोल निभा रहा है। टीचर ही बताएगा बच्चा कैसे पढ़ेगा और बच्चा जो है वो डिसिप्लिन होना चाहिए। देखिए, स्कूल और आदर्शवाद क्या कहता है। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय ही नियमित एवं प्रभावी शिक्षा का एकमात्र स्थान है। यानी कि आदर्शवाद ऐसा कहता है, देखिए याद रखिएगा, आदर्शवाद में नियमबद्धता बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कोई टीचर को सेंट्रल पोजीशन दी गई है, साथ ही साथ बच्चे को पनिशमेंट भी दी जानी चाहिए, इसके अंदर है। और दूसरी बात यह है, कहता है कि देखिए नियम धर्म से चलना है, इस तरीके की बातें हैं कुछ आइडियलिज्म में। ठीक है, तो आदर्शवाद क्या कहता है, विद्यालय क्या करता है, नियमित और प्रभावित शिक्षा का क्या है, एकमात्र स्थान है। यानी कि इफेक्टिव एजुकेशन अगर आपको कहीं पे लेनी है डिसिप्लिन के साथ, तो विद्यालय ही एकमात्र जरिया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करी है, स्कूल बच्चों के लिए सुखद और आनंददायक गतिविधियों के लिए क्या है, आपका आदर्श है। स्कूल के बच्चों के लिए क्या है, आप कह सकते हैं प्लेजरेबल भी है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या है, एक आइडियल कौन है, स्कूल ही है। इसके बाद है विद्यार्थी विद्यालयों में आदर्श शिक्षकों के संपर्क में आते हैं।